दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है। ओ कैमरा इधर है। हेलो तो क्या हालचाल। स्वागत है दोस्तों। अरे मेरे चिलगोजो, क्या हालचाल। मस्त। अरे मस्ती होना चाहिए यार, और क्या चाहिए जिंदगी में। तो चलिए आज हम लोग खत्म करते हैं इस चैप्टर को। कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को आज खत्म कर देंगे, यानी कि लेक्चर 3 में मेटल्स और नॉन मेटल्स का सफाया होने वाला है। तो आ जाओ फटाफट से और हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सबसे पहला, वो रहेगा आयोनिक कंपाउंड, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेसन में, यानी कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हल्का फुल्का सा ओवरव्यू जिसे कहते हैं, ऊपर से झांकना, उसे आज इसी चैप्टर में देख लेंगे। फिर इसके बाद अगले चैप्टर में आएंगे, जो कंपाउंड वाला चैप्टर है ना, उसी में पढ़ लेंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं यार, इसको खत्म कर दें। आयोनिक कंपाउंड, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एक आयोनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए Na रिएक्ट करता है Cl के साथ तो बनता है NaCl, यानी कि अरे वही कॉमन सॉल्ट, नमक। नमक भैया, नमक, वही। हाँ, अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर जो होता है NaCl का, वो क्या होता है? सॉलिड। ठीक, NaCl हमने एग्जांपल लिया है, तो NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। तो NaCl किस में होता है? सॉलिड में ही तो होता है ना, तो उसका फिजिकल नेचर सॉलिड। फिर इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नमक को अगर गर्म करोगे तो बहुत ज्यादा गर्म होने के बाद पिघलेगा, यानी कि मेल्ट होगा, यानी कि बॉईल होगा। तो हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्युबिलिटी, अब देख भाई, देख देख देख, सॉल्युबिलिटी मतलब जानते हो? घुलना। तो ये वाटर में आसानी से सिंपली डिसॉल्व हो जाता है। इट इज सिंपली डिसॉल्व इन वाटर। एंड कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, जिनमें NaCl यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स नहीं मिलते। वो कैसे? वो कैसे नहीं, वो कौन कौन से? जैसे ऑयल, सरसों का तेल जानते हो, उसमें नमक डाल के घुलाना, नहीं जाएगा। पेट्रोल, उसमें भी नमक डाल के घुलाना, खूब घुमाना घुमाना, नहीं घुलेगा। ठीक, और कैरोसिन। ठीक, ऐसे सब्सटेंस जिनमें वो नहीं घुलते हैं। ये कौन कौन से हैं? कैरोसिन, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, ऐसे बहुत हैं। ठीक, फिर इसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बताऊं तो एक नमक का इतना बड़ा वो लेना, स्टोन लेना, नमक वाला, यानी कि कॉमन सेट का इतना बड़ा एक स्टोन आता है, उसे उसमें दोनों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना और देखना इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी को वाटर के साथ NaCl जब जुड़ जाता है तो कंडक्ट करता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे पढ़ लेना अच्छे से, मतलब ध्यान दे देना। पढ़ा तो मैंने दे ही दिया यार, टेंशन काहे को लेते हो जब आपका भाई सतीश है। ये डोला दिखा दूं? डोला देखेगा? अरे शर्म करने वाली बात है, देख ले भाई अपने भाई का डोला। ये पावर, इसे पावर कहते हैं। ठीक, बाकी अब किसी को मार दूंगा एक आध ढूंसा तो वो भी बोलेगा बस निकल गई हवा, तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। क्या बात करते हैं। अब चलते हैं अगले वाले पे। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि प्रेजेंस ऑफ मेटल। प्रेजेंस ऑफ मेटल्स मीन्स कि जो मेटल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन है तो है कहाँ? बताऊं मैं? कि जो अर्थ है एक लेयर होता है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट, उसमें पाए जाते हैं मेटल्स। ठीक, मेटलर्जी क्या है भैया? मेटलर्जी को भी हम ब्रेक देते हैं, उससे हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद वाले को समझते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स इज दोज सब्सटेंस विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ठीक, ओर्स क्या है भैया? ओर्स क्या है? ओर्स
क्या हैं, ओर्स हैं कि जो मिनरल्स हैं उसमें से जो मैंने निकाला और जो प्रॉफिटेबली मेटल्स जो हम ले सकते हैं, यानी कि उसमें लागत ज्यादा ना लगे। ऐसा ना हो जाए कि हम 10 रुपये लगा करके निकाले तो जो सामान निकला उसमें से, जो मेटल्स निकले उसमें से, वो हो 5 रुपए के, तो कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए जो 10 रुपीज के तो हो, लेकिन उनका जो जो सेल्स रेट हो वो कितना हो, 50 रुपीज का। यानी कि इसमें प्रॉफिट है और इसमें प्रॉफिट नहीं था, ये बात है। अब भैया गैंग पार्टिकल क्या है, गैंग पार्टिकल क्या है भैया बताओ। अब एक चीज सोचो, एक बड़ा सा घर है, घर में फ्रिज है, कूलर है, बेड है बढ़िया अच्छा सा, लेकिन घर में कचरा भी तो होता है। तो इसी प्रकार जो एक और है उसमें मान लीजिए 90% तो क्या है, 90% मेटल्स हैं, लेकिन उसी घर के कचरे के समान उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, वो 10% होंगी। ये रही बात, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स। अब पढ़ते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब क्या भैया कुछ भी बोल देते हो, समझ में ही नहीं आता है, तो मैं बताता हूं ना। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स मीन्स होता है रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स इन प्रेजेंट ओर्स। जो ओर्स में प्रेजेंट है गैंग पार्टिकल्स, उनका रिमूवल क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक, ये भी कंप्लीट। आगे चलते हैं, बच गया भैया मेटलर्जी। मेटलर्जी ये होता है कि अर्थ क्रस्ट से जब निकाला जाता है, वहां से लेकर के उसके प्योरिफिकेशन तक का प्रोसेस मेटलर्जी कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक, रटना नहीं है, रटेगा ना तो चप्पल निकाल के मारूंगा, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, यानी कि मेटल्स का निकालना किसमें से, ओर में से, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो चलिए फटाफट से इसे पढ़ते हैं। और ये चीज जो है ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में आ सकता है, वो भी 6 नंबर का, तो अच्छे से पढ़ लेना। आपका भाई है ना, टेंशन मत लेना, टेंशन कुछ भी मत लेना, 0% भी मत लेना। ठीक, तो ओर्स हमने पढ़ लिया था। ओर्स में जो भी मेटल्स पाए जाते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला हाई रिएक्टिविटी, और मीडियम रिएक्टिविटी दूसरा, और तीसरा लो रिएक्टिविटी। ठीक, तो अब पहले समझते हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। तो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स का सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, अरे वही यार जिसमें ऐसे रहता है, पानी बनता है, कैथोड एनोड, अभी समझाता हूँ, उसे छोड़ो, इस पर आ जाओ। मीडियम रिएक्टिविटी जो मेटल्स होते हैं उनका कैसे किया जाता है। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड रहते हैं सल्फाइड ओर से एंड कार्बोनेट ओर से। तो भैया कैसे निकलेगा, तो पहले इसे समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी रोस्टिंग है, इसमें भी रोस्टिंग है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहले इसे समझ लेते हैं। जो एकदम लो रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेटल्स होता है उसमें सल्फाइड ओर होता है, सिर्फ ओनली सल्फाइड ओर। ठीक, उसका हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। अब रोस्टिंग वो कैरीमिनाटी वाला नहीं भैया, कैरीमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं, केमिस्ट्री वाला रोस्टिंग है।
पढ़ाई लिखाई कर ले, IAS वाईएस बन जा कुछ। हाँ, रोस्टिंग मतलब ये होता है, रोस्टिंग मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस को, मेटल्स को, सब्सटेंस में मेटल्स को हीट करना विथ विथ विथ, ये इंपॉर्टेंट है, विथ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी मेटल्स को हीट प्रोड्यूस करवाना या फिर हीट देना, उसे गर्म करना, क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। ठीक, याद रखना हमेशा प्लस में O2, हीट प्लस में O2, हमेशा याद रखना। तब फिर इसके बाद हमें मिलता है मेटल। मेटल को फिर रिफाइनिंग करते हैं, इसे अभी मैं बाद में समझाऊंगा रिफाइनिंग को। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं। ये वाला पार्ट तो हमने समझ लिया है ना, यार रोस्टिंग तो पता चल गया कि हीट प्लस में ऑक्सीजन। ठीक, अब कार्बोनेट ओर में क्या होता है, हम कैसे उसमें से निकालते हैं? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है भैया, बताओ यार भैया, समझ में नहीं आ रहा यार भैया, समझ में नहीं आ रहा, बताओ। देख भाई, रोस्टिंग में क्या करते थे? हीट प्लस ऑक्सीजन करते थे। हम कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? ओनली हीट लेते हैं, सिर्फ हीट करते हैं, ऑक्सीजन का कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि कार्बोनेट क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, नहीं पता? नहीं पता? CO3। देख भाई, देख ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना? जब इसमें ऑक्सीजन है तो इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और सल्फाइड क्या होता है? S। इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक, अब बात करते हैं, ये दोनों हो गया, हाँ भैया हो गया, तो अब कैसे मिलेगा? इन दोनों के प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मिल गया। फिर इसके बाद मिले, हम करेंगे रिडक्शन, उसका रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे उसका। ठीक, फिर इसके बाद हम रिफाइनिंग करेंगे, इसे भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, तो अब इलेक्ट्रोलिसिस पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद रिफाइनिंग समझ लेंगे। ठीक, पहले इलेक्ट्रोलिसिस समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल या फिर मोल्टन ओर्स, ठीक, चाहे जो बोल लो। फिर इसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस समझ लेते हैं, फिर इसके बाद रिफाइनिंग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हम एक बाल्टी लेते हैं, कांच का बीकर लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक कैथोड करते हैं, एक एनोड लगाते हैं। ठीक, लगाते हैं, और एक बैटरी लगा देते हैं। तो क्या करते हैं फिर, जब हम लोग करंट को पास करते हैं तो कैथोड को जानते ही हो कि माइनस होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, यानी कि कैथोड निगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो इसमें से ये जो वाटर इसके अंदर जो है वो NaCl है। NaCl जानते हो ना? हाँ, NaCl है इसमें, वाटर है इसमें, वाटर प्लस NaCl। ठीक, तो क्या होगा इसमें कि Na जो है वो पॉजिटिव आयन रखता है, तो वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? नेगेटिव आयंस की तरफ, यानी कि कैथोड की ओर चला जाएगा सोडियम एंड क्लोरीन। Cl माइनस होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, तो Cl चला जाएगा एनोड पर। तब हमें क्या मिलेगा? हमें कैथोड पे मिलेगा Na मिलेगा। ठीक, Na यानी कि सोडियम मेटल मिलेगा। यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो भाई ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के रिएक्शन, जिन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड में आ सकते हैं। तो सबसे पहले है HgS प्लस में 3O2 को हम जब हीट देंगे, हीट क्यों देंगे? इसका रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग कब होता है? जब हीट प्लस ऑक्सीजन होता है तो वो रोस्टिंग होता है। तो यहाँ पर हम रोस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें मिलता क्या है? HgO प्लस में SO2 मिला, हमें HgO मिल गया। ठीक, ये रिएक्शन हो गया। फिर इसके बाद कॉपर वाला है भैया,
कॉपर कैसे मिलता है, इस पर इसका लगा लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाला Cu2S प्लस में 3O2 प्लस में हीट। अब ध्यान से देखना, इसका हो क्या रहा है, इसका हो रहा है रोस्टिंग, क्योंकि हीट प्लस ऑक्सीजन इसके साथ रोस्टिंग हो रहा है। तो फिर इसके बाद हमें मिलता क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में जो सल्फेट जो SO2 है वो निकल जा रहा है यार। सीधी सी बात, हटाओ फालतू को क्या नाम पढ़े उसमें, अगड़म बगड़म नाम होता है एक तो, पढ़ ले भैया। फिर इसके बाद है हम क्या करें, ये तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मेटल थोड़ी हो, तो ऑक्साइड है, कॉपर मेटल कैसे लाएं। तो हमने पढ़ा था ना, जब ऑक्साइड मेटल आता है फिर इसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं उसी मेटल का, तो वही कर रहे हैं। Cu2O प्लस में Cu2S, यानी कि उसी वाले गैलेंस के साथ दोबारा से रिएक्शन करता है, फिर कराते हैं, फिर इसके बाद हमें मिलता है कॉपर प्लस में SO2 गैस उड़ जाता है। ठीक, ये रहा ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थे, इन्हें पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद आप रिफिनिंग्स ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्या होता है कि ये बीकर है, इसमें हम CuSO4 भरते हैं और इसमें कैथोड और एनोड डालते हैं, जिसमें एनोड पर हम क्या करते हैं, इम्प्योर कॉपर को लगाते हैं, रखते हैं, यानी कि जो एनोड है उस पे हम इम्प्योर कॉपर को लगाते हैं। तो जब यहां से सप्लाई हम करते हैं तो क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव है, और याद करो मेटल्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव अनअट्रैक्टेड, यहां से कॉपर निकलेगा, और जो कोई भी मटेरियल्स इम्प्योर मटेरियल्स है कॉपर के साथ जो निकलेंगे वो आकर के यहाँ पर इकट्ठे होंगे, यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और जो कॉपर है प्योर मटेरियल जो Cu होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पर आकर के इकट्ठा होंगे, और ये रॉड मोटा हो जाएगा, समझे, ये कॉपर को खा के मोटा हो जाएगा, और एक कॉपर का एक मेटल का सीट बना देगा। ठीक, ये हो गया प्योर कॉपर। तो इसे हम कहते हैं रिफिनिंग, यानी कि एक इम्प्योर किसी भी मेटल्स का इम्प्योर वर्जन प्योर वर्जन में कन्वर्ट करना ही रिफिनिंग होता है। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पर जंग लगना, कैसे लगता है ये समझते हैं। देख भाई, फर्स्ट केस ये है कि एक बीकर है, उसे हमने बंद कर दिया, उसके ऊपर कैप लगा दिया, और उसके अंदर एयर है, वाटर है, तब जो आयरन का नेल होगा, यानी कि जो कीली होगी, वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। कैसे, रस्टिंग के कारण। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट कर दिया एयर और वाटर से। ठीक, फिर इसके बाद सेकेंड कंडीशन है कि उसी बीकर में जब एयर रखा जाए और वाटर रखा जाए, नेल रखा जाए, और एयर और वाटर के बीच में एक क्या कर दिया जाए, ऑयल डाल दिया जाए, और वो ऑयल लेयर का काम करे, और वो एयर अंदर ना जा पाए, और जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो क्या रिएक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट सेकंड। थर्ड कंडीशन, उसी बीकर में जब नीचे CaCl2 का ग्रेन्यूल्स डाल दिया जाए, और वही आयरन नेल हो और ड्राई आइस हो, तो हमें पता है कि CaCl2 जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इस बीकर में मॉइस्चर तो नहीं है, एयर ही एयर है, और एयर है तो उसके अंदर ही मॉइस्चर नहीं है, तो क्या रिएक्ट किया, नहीं किया, वो आयरन नेल वैसे के वैसे ही है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में ऐसा क्या हुआ कि वो रस्टिंग हो गई, उसकी उस आयरन नेल की रस्टिंग हो गई, ऐसा क्या हुआ। तो बात ये है कि जो आयरन होता है
उसकी रस्टिंग सिर्फ तभी होती है जब वाटर और एयर दोनों अटैक करे उसके सरफेस पर। यहां पर देख भाई, यहां पर एयर और वाटर दोनों थे, अटैक कर दिया, ठीक। और इस बीकर में क्या हुआ कि जो आयरन नेल है उसमें वाटर तो मिला लेकिन एयर नहीं मिल पाया। कंडीशन ये यहां पर पूरा फ्लॉप हो गया। ऑयल ने क्या किया कि एयर को जाने ही नहीं दिया और इससे रिएक्ट ही नहीं कर पाया एयर, इसीलिए उसकी रस्टिंग नहीं हुई। और जो थर्ड कंडीशन था उसमें तो कुछ कोई कारण ही नहीं है भाई। देख भाई, इसके अंदर बीकर है, एयर है, मॉइस्चर है ही नहीं, इसमें तो मॉइस्चर है, इसमें तो मॉइस्चर ही नहीं है। यानी कि मैंने कहा कि रस्टिंग तभी हो सकती है जब एयर और वाटर दोनों एक साथ अटैक करें किस पर, आयरन के सरफेस पर। ये हो गया रस्टिंग। तो हम कह सकते हैं रस्टिंग इज हैपन व्हेन एयर प्लस वाटर इज अटैक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, तभी होगा रस्टिंग, समझ लेना। अब बात कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन देख, Fe+O2 जब हम आयरन और ऑक्सीजन और इसके साथ में मॉइस्चर जब रिएक्ट करते हैं तो उसका रस्ट हो जाता है और वो रेड कलर का होता है। एंड कॉपर प्लस CO2+O2, यानी कि कॉपर के साथ जब CO2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, उसका कोरोजन होता है और ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ठीक। और Ag+S गिव्स आउट AgS एंड वो ब्लैक कलर का होता है। इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था इसका प्रिवेंशंस, वो भी एकदम लो लेवल का, जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, यही सब पढ़ा था ना। अब की है गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनॉइजिंग एंड एलॉइंग। पेंटिंग, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग तो हमने पढ़ लिया था। अब गैल्वेनाइजेशन जो है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि a thin coating of zinc layer on the metal surface। जब हम मेटल के सरफेस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं पतली सी लेयर में, तब वो प्रिवेंट हो जाता है किससे, कोरोजन से। और क्रोम प्लेटिंग मतलब क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग मतलब क्या होता है, एक होता है क्रोमियम मेटल, क्रोमियम मेटल सुना है, सुन लो, क्रोमियम मेटल, क्रोमियम मेटल की जो एक थिन लेयर होती है, जैसे हम जिंक की कोटिंग करते थे वैसे हम क्रोमियम मेटल की करते हैं, किसके ऊपर, कोई भी मेटल होगा उसके ऊपर, ठीक। और है एनॉइजिंग, एनॉइजिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट के लिए यूज की जाती है, सॉरी मेटल के लिए यूज की जाती है, वो है एल्यूमिनियम। ये सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए ही यूज की जाती है और इसको ऐसे नहीं यूज किया जाता है, इसको ऐसे यूज किया जाता है। ऐसे माने कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस वाला, वही है इलेक्ट्रोलिसिस, देख ले। अब है एलॉइंग। एलॉइंग मतलब क्या भैया, एलॉइंग मतलब क्या, एलॉइंग मतलब ऐसा कोई भी मेटल जिसमें हम कुछ मिला दें, कुछ भी मिला दें, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ मिला दें जिससे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आ जाए। जैसे 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 स्टील, स्टील किससे किससे बना है भैया बताओ, स्टील बना है Fe+ कार्बन, यानी कि आयरन और कार्बन को जब मिला दिया जाता है तो स्टील बन जाता है, उसी को हम एलॉइंग कहते हैं। तो फाइनली चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। बहुत बहुत बधाई हो आपको, इतनी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर से टल गई। तो चलिए इस लेक्चर को और इस लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, लेकिन पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। बिग ड्रीम, हार्ड वर्क एंड नेवर गिव अप। बाय बाय।